नमस्कार। कहते हैं लड्डू बड़ी तादाद में समूचे देश में बन रहे हैं, लेकिन जनादेश कहीं ऐसा ना हो सबको लड्डू बना ले जाए। इंतजार हर किसी को है। हमने इस बार तैयारी की है अहमदाबाद से आगे बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ जाए, जरा उनसे संवाद हो, समझने की कोशिश की जाए कि जो व्यायाम या जो योग वह देश को सिखाते रहे और उसके बाद राजनीति का ककहरा पढ़ाते रहे, उसमें अब जो जनादेश जनता देने वाली है, क्या वो उनके योग और व्यायाम से इतर होगा यानी अलग होगा, या फिर जैसा वो सोचते थे सब कुछ वैसा ही होगा। इतना ही नहीं, वो यह भी सोचा करते थे कि ये जो भी पीएम बनेगा करके जाएगा इस बार, क्योंकि वो मैदान में निकल चुके हैं। पूछा जाएगा उनसे। लेकिन आइए पहले एक तासीर दिखला देते हैं इस देश की, जो राजनीतिक तौर पर आंकड़ों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो आंकड़े 2009 के हों या वो आंकड़े एग्जिट पोल के हों। अब की बार मोदी सरकार जैसे ही आता है वैसे ही नरेंद्र मोदी के रूप में ये शख्स तालियां बजाता है। और राहुल गांधी जो लापता थे कल, आज पहुंच गए हैं। कहते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन रिजल्ट देखकर, एग्जिट पोल का ये रिजल्ट है जिसको देखकर वो सर पीट रहे हैं कि किस हालत में, किन परिस्थितियों में कांग्रेस जाकर फंस गई। क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक इतिहास में ये पहला मौका होगा अगर वो 100 के नीचे आ गई तो। और इस वक्त यूपीए यानी कांग्रेस प्लस जो है वह 119 एग्जिट में है, तो इंतजार करना होगा। इसको जरा सा आगे बढ़ाइएगा तो स्थिति समझ जाइएगा दरअसल किसको कितनी सीट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि बीजेपी अपने बूते, जिस वक्त अयोध्या का आंदोलन देश में चला था उस वक्त भी 182 सीट पर वाजपेयी अटक गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कमाल किया, 223 की स्थिति छूने वाली है। और ये देखिए, ये एक स्थिति बनती है इस देश में। 1984 सिर्फ 2 सीट बीजेपी की थी, कैसे बढ़ती है 2 से 85, 85 से 120, 120 से 161, 161 से 182, 182 घटते हैं 138, 116 शाइनिंग इंडिया 138 पे पहुंचाता है और 116 पे मनमोहन सिंह की बाजीगरी जो अर्थशास्त्र को लेकर थी वो ले आती है। लेकिन इस बार इन बीते 10 बरस में जो कुछ हुआ उसकी गूंज जैसे स्पाइडरमैन के जरिए समझिए। परेशानी भी है, लेकिन ये स्पाइडरमैन देखिए, मुखौटा उतारेगा तब समझिए ये है खेल दरअसल स्पाइडरमैन का। और इन सब के बीच राहुल गांधी को भी हमने नहीं छोड़ा। देखिए वह भी चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिसलते हैं, चढ़ते हैं, फिसलते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, मसला 119 पर अटक गया, वह भी यूपीए का। तो कांग्रेस की खुद की स्थिति, वह भी गांधी परिवार के रहते हुए ऐसी स्थिति आएगी किसी ने सोचा नहीं होगा। अब सवाल है, इस देश में बहुत सपने तीसरे मोर्चे, चौथे मोर्चे के देखे गए, उन सबको मिला दीजिए तो अन्य। इस अन्य का मतलब यह है कि 148, ये दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अन्य अगर सब एक साथ हो जाए और इसमें यूपीए जुड़ जाए 116, तब भी स्थिति नहीं पहुंचती है 272 तक, जो जादुई आंकड़ा है। तो इसका मतलब है हवा में तो लटका रहेगा लेफ्ट है थर्ड फ्रंट भी। उत्तर प्रदेश की स्थिति, सबसे बड़ी नजर हर किसी के उत्तर प्रदेश पर, 80 लोकसभा की सीट। और बार बार यही कहा जाता है कि अगर आपने लखनऊ फतह नहीं किया या यूपी फतह नहीं किया तो फिर दिल्ली पहुंच नहीं सकते हैं। और ये पहली बार एक ऐसा मौका आ रहा है जब राम मंदिर का जिक्र नहीं है, विकास की बात है, और बीजेपी 48 से 56 सीट तक ले जा रही है। बंटाधार हो रहा है कांग्रेस का। साथ में है बिहार, 40 सीट उसकी भी, ये 120 सीट बड़ी मायने रखती है। और यह भी एक अद्भुत है क्योंकि नीतीश की सरकार है लेकिन हाथ खाली है, 1 से 3 सीट सिर्फ नीतीश को, लेकिन 21 से 25 सीट बीजेपी के पास। बीजेपी नीतीश दोनों मिलकर लड़े थे 2009 में, फिर ऐसा क्या हो गया, सब कुछ हाथ से छिन गया। और गुजरात में तो पूछिए नहीं, बल्ले बल्ले, अगर जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले वो माथुर कर रहे थे, मैं मिशन 26 पर आया था, और मिशन 26 अगर ये पा लेते हैं तो इसके मतलब बहुत साफ हैं, बीते 12 बरस से ओम माथुर गुजरात के प्रभारी बने हुए हैं। दिल्ली भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी का जलवा था, लेकिन ऐसी फसली सरकार और सत्ता छोड़ी क्या, उसके बाद दोबारा जनता ने उसको शायद लोकसभा चुनाव की तरफ भी देखना गुरूर नहीं किया। ये एग्जिट पोल बतला रहा है। लेकिन आइए जरा इस स्पाइडरमैन के जरिए हम जरा गुजरात में जीत की हैट्रिक, इन सब के बीच नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर भी देख लीजिए। ये पॉलिटिकल कैरियर बड़ा मायने रखता है क्योंकि जिसके भी जहन में आएगा, 21 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी गुजरात में कदम रखे थे। 25 या कहें 24 तारीख थी, 24 फरवरी 2002 विधानसभा जीते थे उपचुनाव। उसके बाद 2003 में विधानसभा हुआ था।
दरअसल एक पूरी रफ्तार पकड़ी थी नरेंद्र मोदी ने 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद, और अपने हाथ में जब उन्होंने ताकत ली थी तो उसके बाद 2007 हो या 2012 हो, हर बार हैट्रिक बनाते हुए नरेंद्र मोदी चलते चले गए। और तमाम तरह के योग बाबा रामदेव ने बताए हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का योग हम आपको दिखाते हैं। प्रणाम बाबा रामदेव जी, हम भी बैठ जाते हैं, आप भी चूंकि कुर्सी के साथ अवतरित हुए हैं। जी प्रणाम, क्या हालचाल है आपका? अब तो देश का हालचाल अच्छा होना चाहिए, इसके बारे में सबके दिलों में सपना है। बड़ी कठिन है जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, हालांकि अभी आपका सोफा तो गद्दे वाला है, लेकिन जो भी पीएम बनेगा उसके लिए कितनी मुश्किल होने वाली है रामदेव जी? देखिए, ये ताज जो है कांटों भरा है, और देश में एक अनिश्चितता, एक अराजकता, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और कुछ लोग सांप्रदायिक दृष्टि से भी एक अराजकता पैदा करना चाहते हैं देश के अंदर। उन सबके बीच में लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी को लेकर के हो, चाहे काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के हो, चाहे चीन और अमेरिका के मुकाबले भारत को खड़ा करने को लेकर के हो, चाहे रुपए की कीमत डॉलर और पाउंड के बराबर करने को लेकर के हो। एक खास बात प्रसून जी, यद्यपि आप जाति से ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन आप में एक सामंतवादी सोच नहीं है, और इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक जो करिश्माई काम करके दिखाया इस देश में, वो ये कि बीजेपी को गरीबों के वोट ज्यादा नहीं मिलते थे। जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उस समाज ने बड़ी संख्या में नरेंद्र भाई मोदी को वोट दिया है, सपोर्ट किया है, इस उम्मीद के साथ कि उनके भी बुरे दिन जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे, उनको भी समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा, एक समान सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, उनकी भी भागीदारी होगी इस विकास में। ये बड़ी चुनौतियां होंगी उस प्रधानमंत्री का मुकुट पहनने वाले व्यक्ति के लिए, मोदी जी के लिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना रामदेव जी कि ये कोई रेस है जो अकेला शख्स दौड़ पड़े। एक टीम चाहिए, उस टीम में वही बीजेपी वाले लोग रहेंगे जो बीजेपी को वाकई वो गरीब लोग वोट इससे पहले नहीं देते थे, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। तो फिर ये टीम एक साथ कैसे जुटेगी? आप कुछ प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो कुछ मायनों में पूरी देश और दुनिया के सामने स्पष्ट है कि पहली बात, मोदी जी सत्ता के दो केंद्र नहीं बनने देंगे, और वो पूरी प्रामाणिकता को के साथ सबको साथ लेकर के काम करेंगे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताई जाती है कि जो है वो अकेले चलते हैं। नरेंद्र भाई मोदी घंटों घंटों जिस भी संदर्भ में उनको बड़े निर्णय लेने होते हैं, उसके विशेषज्ञों के साथ में बैठ करके बात करते हैं और फिर कोई बड़ा निर्णय लेते हैं। तो चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स की बात हो, चाहे वो जो है पॉलिटिशियंस की बात हो, चाहे देश के लोगों की बात हो। तो लोकतंत्र में जो एक बात कही जाती है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका, इन चार के को साथ में लेकर के जनता का भला करना, तो ये जो बड़ी जिम्मेदारी है उसको निभाने का बहुत बड़ा अनुभव और उसके लिए एक ईमानदारी नरेंद्र भाई मोदी के दिल में है, जिस के पास में जो है अपरिमित सामर्थ्य था, पहले भी कोई कम सामर्थ्य नहीं था। उसकी मां एक ऑटो में बैठ करके जो है कोई ड्रामा करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, चुनाव में वोट देने के लिए नहीं जाती। उसने गरीबी को जिया है और आज भी वो अपनी मां की नहीं, मातृभूमि की दरिद्रता दूर करने के लिए जब प्रतिबद्ध है, तो निश्चित रूप से जब आदमी संकल्पित होता है तो रास्ता निकल आता है। 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए ये बताने में कि अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए प्रसन्न भाई, ये चुनाव एक युद्ध की तरह होता है और जिस खानदान के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अब चाहता हूं कि अब
ये युद्ध पूरा हो चुका है। अब क्रुद्ध होकर के, विरुद्ध होकर के देश नहीं चलेगा। शुद्ध भाव से अब युद्ध विराम करके और देश को एक साथ लेकर के देश आगे बढ़ेगा। तो मैं तो चाहूंगा, पहले मौका मिला था कांग्रेस को और राहुल भाई को, अब एक मौका मोदी जी को मिला है, तो सब लोग मिलकर के उनका साथ दे। मैं भी साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ इस देश में सृजनात्मक और रचनात्मक भूमिका में काम करूंगा। मैं चाहता हूं देश के सभी लोग मोदी जी का साथ दें। कोई मोदी जी जाकर के खेत में हल चलाने वाले नहीं है ना, मोदी जी जाकर के किसी की फैक्ट्री को चलाने वाले नहीं है, मोदी जी जाकर के किसी की दुकान के ऊपर सामान बेचने वाले नहीं है, किसी के घर में रोटी बनाने वाले नहीं है। सत्ताओं का काम है एक अच्छी व्यवस्था देना, देश के लोगों के हाथों को जो है हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालना नहीं, उनको काम करने के लिए आजाद करना, जिसको मोदी जी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मुझे लगता है देश में जो एक उत्साह का भाव चाहिए, जो देश को विकास करने के लिए एक अच्छा वातावरण चाहिए, उसको देने में मोदी जी कहीं पर भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी इस देश के लोगों को किसी से कोई चाहिए नहीं। हम याचक नहीं है, हम दीनहीन दरिद्र नहीं है। इस देश को हमें सामर्थ्य देना है, और वो सामर्थ्य दिया तो क्या हमको ताकत किसी राजनीतिक पार्टी ने दी, किसी पॉलिटिकल घराने ने दी। आप मेरा अतीत जानते हो, हम आज यहां पर बैठे हैं तो किसी की दया पर नहीं बैठे, एक संकल्प के आधार पर हम बैठे हैं। तो ऐसे चाहते हैं कि देश अपने संकल्प और पुरुषार्थ से आगे बढ़ेगा। मोदी जी उसमें अड़ंगा नहीं अटकाएंगे, ये मुझे विश्वास है, उसको सहयोग करेंगे। हम तो सोच रहे थे कि आप इस युद्ध में भीष्म की भूमिका में हो, लेकिन आप तो कृष्ण की भूमिका में आ गए। देखिए, मैं एक योगी की भूमिका में पहले भी था, आज भी हूं। पहले योग और युद्ध, सेवा और संघर्ष दोनों साथ साथ चल रहे थे। अब क्योंकि एक बड़ा कार्य अभी परिणाम कल आप दिखाने वाले हैं, आप सबसे तेज चैनल है देश के, मैं इतनी सी बात कहूंगा कि मैंने दो भूमिकाएं ली थी। एक देश की भूमिका, राजनीति नहीं राष्ट्र नीति, इस देश का मंगल हो, इस देश में जो चारों तरफ निराशा, अविश्वास, एक चारों तरफ अराजकता सी आ गई, उससे देश को मुक्ति मिले। दूसरी मेरी मूल और मुख्य भूमिका है वो योग और आध्यात्मिक, इस देश को एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा नेतृत्व मिले, उसके लिए लोगों को तैयार करना, तो वो मेरी मूल भूमिका है। तो अब मैंने कहा सबको शुद्ध भाव से एक दूसरे के प्रति अभय दे करके, मैं तो चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी भी जब प्रधानमंत्री बने तो इस बात को कहें, और वो कहने वाले, पहले गुजरात में भी उसको कहा, मुझे लगता है उसको दोहराने वाले हैं कि भाई जिन्होंने मुझे वोट दिया वो भी देश को आगे बढ़ाने में साथ दें, और जिन्होंने नहीं दिया वो भी दें। जो पार्टी मेरे साथ हैं वो भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मेरी मदद करें, और जो नहीं साथ हैं, जिन्होंने मुझे कुछ भी कहा, मैं उन सब के प्रति सद्भाव रखूंगा और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबकी मदद लूंगा। और इसकी इसलिए भी जरूरत है, एक आपने देखा भी सारे टीवी चैनल वाले खबर चला रहे कि 16 तारीख को विजय जुलूस है कहीं पर भी यूपी के अंदर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उस जुलूस के माध्यम से जब लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग उसमें खुरापात कर सकते हैं। और इसमें जो है जहां से भी निर्णय हुआ है, चाहे वो भाई अखिलेश जी ने किया है या जो है केंद्र ने किया है, ये एक सही निर्णय लिया है जो आपस में तालमेल करके कि अब लोगों को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना जिससे कि कुछ सिरफिरे लोग जो कुछ एक अतिवाद की मानसिकता लेकर के चलते हैं, वो फैनाटिक लोगों को कोई ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि देश में कुछ बवंडर खड़ा कर सके। क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी ऐसी फिरकत, कुछ ऐसा फिरका परस्त लोग और कुछ इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि देश को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो आप सबका काम होगा इस देश में अच्छा वातावरण बनाना। मैं तो चाहता हूं कि अब मीडिया भी जो है जो क्रिएटिव जो है जो खबर है उनको पहले दिखाओ और नेगेटिव बाद में। तो इस देश में अब एक पॉजिटिव वातावरण बनाने की जरूरत है। बहुत नकारात्मक वातावरण हमने देखा है। तो फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि आपको हमें डरने से जरूरत नहीं है, सबके साथ बराबरी के साथ पेश आया जाएगा? ये सब शब्द कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों कहता है? ये देखिए, इसके पीछे थोड़ा सा आप झांक के देखेंगे आप प्रसन्न भाई, तो इस देश में इस तरह की जो है प्रायोजित तरीके से मोदी को एक अपराधी की तरह, एक आतंकवादी की तरह प्रस्तुत किया गया। आखिर मोदी का गुनाह क्या है? अरे उस व्यक्ति ने इतनी प्रामाणिकता के साथ एक जो है फर्श से उठ करके और आशा तक की जो यात्रा की है, सियासत उसको विरासत में नहीं मिली थी, और उस व्यक्ति ने अपनी प्रामाणिकता अपने काम से जो है कायम की। ऐसे में उस व्यक्ति को जो है चारों तरफ से एक जो है घेरा जाए इस बात के लिए कि भाई ये आगे कैसे आ गया। अब दंगे तो एक जो है आपराधिक मानसिकता करवाती है, एक बहुत घिनौनी मानसिकता कराती है।
तो मोदी जी के बारे में गलत प्रचार किया गया। जैसे मैं अभी, क्योंकि सब पार्टियों को मैं भी अभय दान देना चाहता हूं, इसलिए मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि जैसे एक पार्टी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, इस देश को लाखों करोड़ के घोटाले करवाए और अपने आप को शुद्ध कहती रही कि हम निर्दोष हैं, हम नॉन करप्ट हैं, हमने इस देश का कुछ भी बुरा नहीं किया है। तो देश रसातल में कैसे गया? लेकिन अब इस देश में अच्छा वातावरण बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का वातावरण बनाया गया। कुछ लोगों ने देश लूटा और पता नहीं लगने दिया, कुछ लोगों ने देश बनाया और उनको अपराधियों की तरह प्रस्तुत किया गया, चाहे बाबा रामदेव हो या और कोई दूसरे व्यक्ति हो या पार्टियां हो या संगठन हो। मैंने कोई संघ की एक शाखा अटेंड नहीं की, मैं कभी जो है नागपुर में जाकर के कोई स्वयं सेवा का कोई प्रशिक्षण लेकर के नहीं आया, लेकिन संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन को भी आतंकवादी संगठन के रूप में प्रस्तुत किया गया। दूसरी तरफ मुसलमानों को आतंकवादी कह करके कि एक कहीं भगवा आतंकवाद, कहीं इस्लामिक आतंकवाद, और उसमें भी कहीं जो है वो जिहाद के नाम पर क्या क्या सिया सुन्नी, और उसके अंदर भी जो है आगे और इतनी माने देश के अंदर एक इतनी नकारात्मकता भर दी गई। इस देश को एक अच्छा वातावरण देने की बहुत सख्त जरूरत है। गुस्सा और जहर तो आप भरा हुआ है बाबा जी, हमें ऐसा लग रहा है, और रामलीला मैदान आपके जहन में आज भी चल रहा है, ये सही है ना? नहीं, मैं आपके सामने वचन देता हूं, और ये आप पुण्य प्रसन्न भाई, इसको आप रिकॉर्ड रख लेना कि स्वामी रामदेव सबको अभयदान देता है, और क्रुद्ध होकर के, विरुद्ध होकर के देश को बनाने में मैं भरोसा नहीं रखता। युद्ध में एक अलग भूमिका थी, जो एक वो अपने परिणाम तक पहुंच चुका है। अब हम शुद्ध भाव से इस देश को बनाने के लिए काम करेंगे। मेरे मन में किसी के प्रति किसी भी तरह की ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई द्वेष है। और उस समय भी आप जिस रामलीला मैदान की बात कर रहे हैं, यदि जो है एक पार्टी के उन लोगों के दिल शुद्ध होते तो शायद ये दिन उनको भी ना देखने पड़ते। और अब जो विधि का विधान हो गया, लेकिन आगे हमें, कहते हैं बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, हमें आगे शुद्ध भाव से आगे बढ़ना है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि उस खानदान के बारे में मैंने बहुत कहा है, मैंने वो शब्द बोले हैं जो एक मैंने कहा युद्ध की भाषा थे, लेकिन मैं अब उस पूरी राजनीतिक जो प्रक्रिया है कि एक हमें एक जो है इसमें विजयी होना था, इसलिए कोई गलत बातों का सहारा नहीं लिया, लेकिन सच को बहुत कठोर शब्दों में कहा। वो जो है वो एक शैली होती है युद्ध की। तो अब हमारी युद्ध की नहीं, मैंने कहा योग की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, और विखंडन की नहीं, सृजन की भूमिका रहेगी। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कई बार युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया, आप खुद उस प्रदेश से आते हैं जहां कुरुक्षेत्र है, आपको भी पता है 18 दिन के युद्ध के बाद वहां क्या कुछ बचा था, इस युद्ध के बाद क्या बचा है? देखिए, उस वक्त के युद्ध में और आज के युद्ध में थोड़ा अंतर है। उस समय वार जो है वो हथियारों से होता था, आज विचारों का ये युद्ध था। इसमें मैं मानता हूं कि बहुत लोगों के दिल टूटे हैं, मुझसे भी भूले हुई हैं। हो सकता है इसमें दूसरे राजनीतिक पार्टियों की वो अपने आप बोलेंगे, मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा। आपस में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा चुनाव की जो भूमिका थी उसमें जो कुछ हुआ, हमको ऐसी एक परिपाटी डालनी पड़ेगी कि जिससे कि वह भी अशुभ ना हो जो हुआ, शाब्दिक तौर पर भी। बाकी जो है देश क्योंकि बहुत बड़ा है, इसमें इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी मजहब, इतनी वर्ग, इतनी संप्रदाय, और इतना ज़्यादा हमारा अनेकता के रूप में एकता का हमारा देश है। इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और उस बड़े दिल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो भूले हुए उनको छोड़ करके हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा कि हमसे जो भूले हुए हैं उनको हम स्वीकार करते हैं। मैं आज आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा मैंने युद्ध की भूमिका में कुछ अनचाहा भी हुआ है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, और आगे से इस बात के लिए मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहता, कोई राजनीतिक दल को भी नहीं। चलिए बाबा रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे दफ्तर में पधारे और आप लुप्त हो रहे हैं उसी गद्दी के साथ जिस गद्दी से आप विराजमान हुए यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा लुप्त हो गए।